देश विदेश में चल रही दिन भर की ताज़ा खबरें, खेल, मनोरंजन और हर क्षेत्र से संबंधित खबरें जानने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज के इस वीडियो के अंत तक। जानेंगे दोस्तों हर वो खबर जो देश में सनसनी पैदा कर रही है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के फायदे और दुनिया के अच्छे भविष्य के लिए फिर से अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। वहीं इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। इस बार खास ध्यान संविधान के लागू होने के 75 वर्षों और जन भागीदारी पर दिया जाएगा। इसके अलावा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही दिल्ली में 70 सीटों पर होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापस लेने के बाद अब कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। कल नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा यानी कि 23 उम्मीदवार हैं, जबकि पटेल नगर और कस्तूरबा नगर सीटों पर सिर्फ 5-5 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 1522 में 487 नामांकन खारिज कर दिए गए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अगले महीने की 5 तारीख को होगा और मतगणना भी 8 तारीख को होगी। साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल में एससी कास्ट की एक लड़की के साथ कथित यौन शोषण के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में 44 आरोपों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आयोग ने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही हैं तो ये एक गंभीर मामला है, क्योंकि इसमें पीड़िता के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के संयुक्त सचिव सेंथिल राजन ने बेंगलुरु में मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने ये सुझाव दिया कि सभी मीडिया इकाइयां एक दूसरे के ट्वीट को प्रमोट करें और हर इकाई को अपने द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की कवरेज करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने PIB, CBC, दूरदर्शन और आकाशवाणी के मीडिया प्रमुखों से कहा कि वे निजी मीडिया को अपनी नई पहलों के बारे में जानकारी दें। बठिंडा के गांव जियोन में किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इसमें एक DSP की बाजू टूट गई और कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। दरअसल प्रशासनिक अधिकारी जमीन की मुरब्बाबंदी के लिए निशानदेही करने आए थे, जिसे लेकर किसानों ने विरोध किया और पटवारियों व कानूनगों को बंदी बना लिया गया। वहीं इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल सिर्फ बाकी सीटों के प्रत्याशियों के लिए प्रचार ही नहीं कर रहे, बल्कि अपने विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली पर भी खास ध्यान दे रहे हैं। 20 जनवरी से उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जनसभाओं का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। खबरों का सिलसिला यूं ही इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। इसी के साथ आपको बता दें कि पार्लियामेंट का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है और ये 4 अप्रैल तक चलेगा। सत्र की शुरुआत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से होगी, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी और ये उनका 8वां बजट होगा। इस सत्र में कुल 27 बैठकें होंगी। वहीं जेट एयरवेज के बाद अब गो फर्स्ट भी वित्तीय संकट में फंस गई है और अब उड़ान नहीं भर सकेगी। NCLT ने गो फर्स्ट के परिसमापन का आदेश दिया है, जिसका मतलब है कि कंपनी को अपनी संपत्तियां बेचकर कर्ज चुकाना होगा। गो फर्स्ट ने 17 साल तक करोड़ों लोगों को हवाई सफर कराया था। वहीं नाइजीरिया के उत्तर मध्य हिस्से में एक गैसोलीन टैंकर में विस्फोट हुआ और अब तक इस घटना में मरने वालों की संख्या 86 हो गई है। ये घटना शनिवार सुबह हुई थी और तब से हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। देश की आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसी ने बताया कि अब तक 86 लोग मारे जा चुके हैं। तेजस्वी यादव ने औरंगाबाद में कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है और हर स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के 2 प्रमुख घटक दलों में से एक अपराध में और दूसरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। डबल इंजन की सरकार यहाँ फेल हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब थक चुके हैं और सरकार 3 सेवानिवृत्त अधिकारियों के भरोसे चल रही है। साथ ही राहुल गांधी ने हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने दिल्ली एम्स में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलने की बात कही है। इसके बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भी इस चिट्ठी को शेयर किया। वहीं शर्मिला टैगोर अपने बेटे सैफ अली खान का हाल जानने के लिए लीलावती अस्पताल पहुंची हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही है। सैफ अली खान पर हुए हमले के 24 घंटे बाद उनकी मां अस्पताल में उन्हें देखने आई हैं। वहीं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं और ये शपथ ग्रहण कई मायनों में खास है। इसीलिए पूरी दुनिया की नजरें आज अमेरिका पर टिकी हुई हैं। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। इसके अलावा अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से पहले ही ट्रंप ने कई बड़े ऐलान किए हैं, जिनमें रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का भी जिक्र है।
वहीं ताइवान के दक्षिण में चियाही शहर के पास एक पहाड़ी इलाके में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके कारण मामूली नुकसान की खबर है। वहीं भूकंप के कारण ताइपे की कुछ बिल्डिंग्स भी हिल गई। मौसम प्रशासन के मुताबिक भूकंप का केंद्र दापू टाउनशिप में था और इसकी गहराई 9.4 किलोमीटर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों एक बड़ी दिलचस्प बात कही। सोशल मीडिया पर मन की बात अपडेट्स के एक पोस्ट का जवाब देते हुए मोदी जी ने याद दिलाया कि उन्होंने एक बार अपने मन की बात प्रोग्राम में खिलौनों पर बात की थी। उन्होंने देशवासियों से कहा था कि हमें अपनी पुरानी परंपरा यानी हाथ से बने खिलौनों को बढ़ावा देना चाहिए और अब उन्होंने ये बताया कि इन सामूहिक प्रयासों से खिलौना उद्योग में एक नया जोश आया है। वहीं कोलकाता के सियालदह की स्तर अदालत ने आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा मिली है। स्तर न्यायाधीश अनिबान दास ने ये भी आदेश दिया कि पीड़ित परिवार को राज्य सरकार की तरफ से 17 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। पिछले ही अदालत ने संजय रॉय को दोषी ठहरा दिया था। जब ये फैसला सुनाया गया तब अदालत के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। हालात को देखते हुए पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। डॉक्टर मनसुख मांडविया जो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि भारत ने मल्टीनेशनल कंपनियों से काफी अच्छा विदेशी निवेश खींचा है और देश में बिजनेस करने को आसान बनाने पर भी काम किया है। ये बातें उन्होंने नई दिल्ली में एक इंटरनेशनल सेमिनार के दौरान कही। ये सेमिनार अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कामगारों के लिए सोशल सिक्योरिटी कवरेज पर था। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर कामगार को, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, बिना भेदभाव के सामाजिक सुरक्षा मिले। राहुल गांधी दिल्ली में एम्स के बाहर मरीजों से मिलने पहुंचे। उन्होंने वहां लोगों का हालचाल पूछा और जाना कि उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राहुल ने इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा, ठंड, बीमारी का बोझ और सरकारी लापरवाही। आज एम्स के बाहर उन मरीजों को उनके परिवारों से मिला जो दूर दराज से इलाज की उम्मीद में आए हैं। वहीं नाइजीरिया में एक बड़ा हादसा हो गया। नाइजर राज्य के सुलेजा शहर के पास गुआ इलाके में डेको जंक्शन पर फ्यूल से भरा एक टैंकर पलट गया। इमरजेंसी रिस्पांस एजेंसी ने बताया कि टैंकर पलटने से सड़क पर काफी सारा फ्यूल फैल गया। इसके बाद टैंकर में जोरदार धमाका हो गया। हादसे को लेकर काफी हलचल मच गई है। इजरायली अधिकारियों ने फिलिस्तीनी बंदियों को ऑफर जेल में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। इसके साथ उनकी रिहाई की तैयारियां भी शुरू की गई हैं। बता दें कि सब उस वक्त हो रहा था जब रेड क्रॉस ने हमास के साथ मुलाकात की। इस बातचीत का मकसद 3 इजरायली बंधकों की सुरक्षित रिहाई पक्का करना था। अच्छी बात यह है कि उन तीनों महिलाओं को रिहा कर दिया गया है। साथ ही दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मोबिलिटी 2025 के तहत ऑटो एक्सपो 2025 चल रहा है। यहां अलग अलग गाड़ियों के नए मॉडल्स और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो ओमेगा सेकी ने अपना नया इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च किया है। इसकी खासियत जानने में सबकी दिलचस्पी है। इसमें कैसी बैटरी लगी है, कितना वजन उठा सकता है और इसे खरीदने में कितना खर्चा आएगा। सो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यूं ही इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। इसी के साथ दोस्तों, उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि सिंहस्थ महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक बड़ा सोशल गैदरिंग है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि पुराने समय में कुंभ मेले से लोग नई सोच और दिशा लेकर लौटते थे और समाज में बदलाव लाने के लिए काम करते थे। मतलब ये मेला सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि समाज को नई दिशा देने का भी एक जरिया होता है। वहीं संभल बवाल की जांच के लिए जो न्यायिक जांच आयोग बना है वो सोमवार शाम मुरादाबाद पहुंच चुका है। मंगलवार को आयोग के लोग संभल जाएंगे और वहां बवाल के पीड़ितों के बयान लेंगे। अब ये मामला इसीलिए भी और ज्यादा अहम हो गया है दोस्तों, क्योंकि पुलिस ने बवाल में 5 लोगों की हत्या के आरोपी अफरोज को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गौतम अदानी आज भले ही दोस्तों दुनिया के 19वें सबसे अमीर शख्स हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास पैसे की काफी तंगी थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में वो बिना कुछ लेकर आजीविका की तलाश में मुंबई चले गए थे। वहां एक हीरा कंपनी में नौकरी की। सोमवार को अदानी इंटरनेशनल स्कूल में उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि जब वो 19 साल के थे तो अपने पहले डील से 10,000 रुपए का कमीशन कमाया था। वहीं से उनका बिजनेस का सफर शुरू हुआ। इसी के साथ दोस्तों, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, उसके तुरंत बाद व्हाइट हाउस ने ये ऐलान कर दिया कि अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से हटाने का फैसला किया है। शपथ लेने के कुछ घंटे बाद ही ट्रंप ने कैपिटल वन एरिना में अपने पहले कार्यकारी आदेशों पर साइन किए, जिनमें से एक था पेरिस जलवायु संधि से बाहर होने का।
साथ ही जब आप सो रहे थे दोस्तों, तभी ताइवान में जबरदस्त भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6 थी और इससे पूरा ताइवान हिल गया। इस भूकंप में 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन क्या आपको पता है कि भूकंप भारत में भी आया था? जी हाँ दोस्तों, आधी रात को भारत ने केंद्र शासित प्रदेश में भी धरती हिली। वहां के लोगों ने इस झटके को साफ साफ महसूस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के राज्य दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोग देश के विकास में जो योगदान दे रहे हैं उस पर हर भारतीय को गर्व है। मेघालय के बारे में उन्होंने कहा कि वहां की प्राकृतिक खूबसूरती और वहां के लोगों की मेहनत काबिले तारीफ है। वहीं बजट 2025 से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है पीएम इंटर्नशिप स्कीम को लेकर। पता चला है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय अब इस स्कीम के दूसरे फेज की तैयारी में जुटा है और इसमें राज्य सरकारों को भी शामिल करने का प्लान है। इसका मतलब ये है कि अब ज्यादा लोग इस स्कीम का फायदा उठा पाएंगे। और हाँ, सुना है कि बजट में इसको लेकर कोई बड़ी घोषणा भी हो सकती है। इसी के साथ अब किसानों के लिए एकदम आसान कर दिया गया है फसल बीमा क्लेम लेना। कृषि मंत्रालय ने नया टोल फ्री नंबर जारी किया है जिससे किसी भी परेशानी में मदद मिल सके। इसके अलावा पहले से ही कृषि रक्षक पोर्टल, चैट बॉक्स और क्रॉप इंश्योरेंस ऐप भी काम कर रहे हैं। मतलब अगर फसल बीमा से जुड़ी कोई दिक्कत हो तो इन तरीकों से हल निकल सकता है और टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप नंबर 7065514447 पर मैसेज करके भी क्लेम किया जा सकता है। साथ ही असम के दीमा हसाओ जिले के उमरंगसो कोयला खदान का हादसा अब 13 दिन पुराना हो गया है। पता है 6 जनवरी को जब खदान में पानी भर गया तो 9 मजदूर फंस गए थे। अब तक सिर्फ 4 मजदूरों के शव मिल पाए हैं और 5 का अभी तक कुछ पता नहीं चला। इस हादसे के बाद असम सरकार ने रैट होल माइंस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं देखिए, राहुल गांधी ने एम्स के बाहर मरीजों और उनके परिवार वालों की परेशानियों को लेकर काफी गंभीरता दिखाई है। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने कहा कि एम्स आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को जो दिक्कतें हो रही हैं वो एक बड़ा मानवीय संकट बन चुकी है। उन्होंने अपील की है कि इस हालत को सुधारने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। साथ ही जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बदहाल गांव में रहस्यमय बीमारी से 45 दिनों में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अलग अलग जगहों के पानी के सैंपल टेस्ट किए गए हैं और लैब रिपोर्ट ये सामने आया है कि गांव के तालाब का पानी फेल हो गया। टेस्ट में पाया गया कि तालाब के पानी में कीटनाशक मौजूद है। यही जहरीला पानी लोगों की मौत की वजह बन सकता है। गाँव में इसको लेकर काफी डर और चिंता का माहौल है। अब इस मामले की गहराई से जाँच चल रही है। साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत चुनाव आयोग से की है। प्रवेश वर्मा का कहना है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी हार के डर से बौखला गए हैं। साथ ही मोदी सरकार की पीएलआई योजना का तीसरा दौर काफी दिलचस्प रहा। इस दौर में कुल 24 कंपनियों ने मिलकर 3516 करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया। इसका फायदा ये होगा कि एसी और एलईडी लाइट के पार्ट्स का उत्पादन पूरे देश में बढ़ेगा। अब इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की विंडो में 38 कंपनियों के अप्लाई किया था। इन आवेदनों की जांच के बाद सरकार ने 18 नई कंपनियों को अस्थायी तौर पर चुन लिया है। वहीं 2025 का साल आम आदमी पार्टी और बड़ी कंपनियों दोनों के लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। कंपनियों को अब आसानी से कर्ज मिलने की उम्मीद है और आम लोगों के लिए भी ईएमआई का बोझ थोड़ा कम हो सकता है। फिच रेटिंग्स जो साख की रेटिंग देती है, उन्होंने बताया कि भारत की जीडीपी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बैंकिंग सेक्टर की हालत भी बेहतर हो रही है और 2025 में ब्याज दरों में कटौती का भी अनुमान है। इसका मतलब है कि आने वाला वित्तीय साल काफी अच्छा रहेगा। वहीं अब हरियाणा के शहरों और कस्बों में जिन पुरानी कॉलोनियों में पहले पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट था, उन्हें अब ये प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश सरकार ने 50 साल पुराने नियमों में बदलाव किया है ताकि कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं सही से मिल सके और विकास कामों में तेजी हो सके। साथ ही इस साल दुनिया भर के नेता, नीति निर्माता और बड़े उद्योगपति स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक 5 दिनों तक चलेगी, जिसमें आर्थिक विकास, नई तकनीक का उपयोग और सामाजिक आर्थिक स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वहीं उत्तरी भारत, खास करके जम्मू कश्मीर में मौसम जल्दी बदलने वाला है। मौसम विभाग ने गुलमर्ग और कश्मीर के ऊंचे इलाकों में अगले 4 दिन तक बर्फबारी होने का अलर्ट जारी किया है। वहीं हरियाणा में 26 जनवरी तक मौसम में कुछ बदलाव हो सकते हैं। इस दौरान कुछ जगहों पर ठंड बढ़ने की संभावना है, जबकि कुछ हिस्सों में तापमान थोड़ा बढ़ सकता है।
साथ ही बिहार में गर्भवती महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है। नीतीश सरकार ने जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत अब प्रोत्साहन राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजने की शुरुआत की है। इस राशि को 48 घंटे के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपए और शहरी महिलाओं को 1000 रुपए मिलेंगे। वहीं अदानी ग्रुप का धारावाही रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अब 1 महीने में शुरू हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने पहले चरण को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले रेलवे की जमीन के 27 एकड़ के हिस्से पर काम शुरू किया जाएगा और इसके बाद बाकी निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। सो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।